जय हिंद डॉक्टर्स। होमवर्क लिख लीजिए आप। बिगनर्स बॉक्स 1 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5। बिगनर्स बॉक्स 1 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 12, 1 से 12। एक्सरसाइज नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 12। एक्सरसाइज नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 22। एक्सरसाइज नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5। एक्सरसाइज नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5। एक क्वेश्चन दिया होगा होमवर्क में, वैल्यू बताना मेरे को। क्वेश्चन दे दो मेरे को। रेजिस्टेंस है 100 ओम, कापा दे रखा है 1.2 सीमेंस मीटर इनवर्स। अच्छा, रेजिस्टेंस है 500 ओम और कापा दे रखा है, कापा नहीं दे रखा, कंसंट्रेशन दे रखा है 0.2 मोलर और मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट करना है। अच्छा, ये लीजिए। अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन में पता है दो चीजें ध्यान रखने की है। पहली चीज तो यूनिट, मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला ही बदल जाएगा, कापा इंटू 10⁻³ अपॉन m हो जाएगा। दूसरी चीज, सेम सेल है, मतलब सेल कांस्टेंट दोनों ही केस में क्या होगा, सेम होगा। तो यहां से तो क्या निकालेंगे अपन, सेल कांस्टेंट, और यहां से सेल कांस्टेंट निकालकर यहां पर पुट कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है सेम सेल इज फिल्ड विद, है ना। मतलब सेल कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यहां से मैं कह सकता हूं कापा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L अपॉन AR, और L अपॉन A की वैल्यू आ जाएगी, ये किसके बराबर हो जाएगा, कापा इंटू R। कापा कितना है 1.2, R कितना है 100, तो ये आ जाएगा 120 मीटर इनवर्स। अब क्या निकालना है, मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कापा इंटू 10⁻³ अपॉन m। कापा को क्या लिख सकता हूं, L अपॉन AR इंटू 10⁻³ अपॉन m, यही लिखूंगा। L अपॉन A की वैल्यू अभी अपन ने निकाली 120, रेजिस्टेंस कितना है 500 इंटू 10⁻³ मोलैरिटी कितनी है 0.2, 50 इंटू 0.2 ये होता है 10, ठीक है। 12 डिवाइडेड बाय 10, 1.2 इंटू 10⁻³ यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स, ओम इनवर्स। फिर बाद में मीटर में कन्वर्ट कर दो, हो जाएगा। कहां तक पढ़ा दिया था मैंने, एक ही फैक्टर बताया था अपन, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पढ़ रहे थे। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस अपन पढ़ रहे थे, ठीक है। एक फैक्टर अपन पढ़ चुके हैं, एक फैक्टर अपन पढ़ चुके हैं, दैट इज इंटर आयनिक इंट्रैक्शन, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर आई 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 होगा ज्यादा तो आयंस का फ्लो ज्यादा है कम, अगर फ्लो होगा कम तो कंडक्टेंस भी होगा। और मैंने एक चीज बताई थी आपको, सभी फैक्टर्स के ऊपर एक डोमिनेटिंग फैक्टर है, दैट इज नंबर ऑफ आयंस, ठीक है। अच्छा दूसरे फैक्टर की बात करें, सॉल्वेशन और हाइड्रेशन ऑफ आयंस, सॉल्वेशन और हाइड्रेशन ऑफ आयंस। तो एक बात मुझे बताओ, सॉल्वेशन का मतलब क्या होता है, क्या, नहीं
सॉल्वेशन और हाइड्रेशन अपन ने सरफेस केमिस्ट्री में ही पढ़ा था। एक बात बताना, लायोफिलिक सॉल्यूशन और लायोफोबिक सॉल्यूशन अपन ने पढ़ा था, तो मुझे एक बात बताओ, लायोफिलिक सॉल्यूशन का सॉल्वेशन ज्यादा होगा या लायोफोबिक सॉल्यूशन का सॉल्वेशन ज्यादा होगा? लायोफिलिक का ज्यादा होगा। यार आंसर तो पूरा रटा पड़ा है आपको, पर मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब क्या होता है? सॉल्वेशन और हाइड्रेशन का मतलब होता है, सॉल्वेशन और हाइड्रेशन का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विद आयंस, एसोसिएशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विद आयंस। ठीक है, अब यहां पर समझना इसको। मान लो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में कौन मौजूद होगा? आयन। अब एक आयन अकेले खड़ी है, कहां पर? सॉल्यूशन में। अब सॉल्यूशन बना है मतलब यहां पर सॉल्वेंट भी होगा, सॉल्वेंट मान लो वाटर है। अब जैसे ही वाटर इस अकेली आयन को देखेंगे तो क्या करेंगे? तुरंत इसके पास आ जाएंगे और इसको घेर लेंगे। अरे घेरेंगे ही तो सही। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स इस अकेली आयन को देखेंगे तुरंत इसके पास दौड़े चले आएंगे और इसको क्या कर लेंगे? घेर लेंगे। और थोड़ी देर बाद ये क्या हो जाएगी? भारी हो जाएगी। अब जैसे ही ये भारी होगी, जैसे ही ये भारी होगी तो आप मुझे बताओ ये हल्की या बल्की है? बल्की हो जाएगी। तो आप मुझे बताओ अगर ये बल्की हो गई तो इसका फ्लो ज्यादा है कम? अगर फ्लो होगा कम तो मोबिलिटी भी होगी, तो कंडक्टेंस भी होगा। ये कंडक्टेंस कम कब हुआ? जब एसोसिएशन ज्यादा हुआ। तो जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन आयन के साथ होगा ज्यादा तो आयन बल्की होगा, बल्की होने के कारण इसका कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो ये जो एसोसिएशन होता है ना सॉल्वेंट का आयन के साथ, इसे ही तो अपन सॉल्वेशन बोलते हैं। और अगर यहां पर सॉल्वेंट वाटर हुआ तो इसे अपन हाइड्रेशन बोलते हैं। तो अगर मैं कह सकता हूं सॉल्वेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स या सॉल्वेशन ऑफ आयन होगा ज्यादा, इसका मतलब क्या है? एसोसिएशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विद आयंस होगा ज्यादा। अगर एसोसिएशन होगा ज्यादा तो आप मुझे बताओ कंडक्टेंस भी होगा ज्यादा या कम? कंडक्टेंस क्या होगा? अगर एसोसिएशन होगा ज्यादा तो पार्टिकल जो होगा वो बल्की हो जाएगा, बल्की हो जाएगा तो फ्लो कम, फ्लो कम मतलब मोबिलिटी कम, मोबिलिटी कम मतलब कंडक्टेंस कम। सिंस मोबिलिटी ऑफ आयंस इज क्लियर है। नेक्स्ट फैक्टर की बात करें, विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। अच्छा मुझे एक बात बताओ, विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? कौन सा पन? गाढ़ापन। बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना? गाढ़ापन, चिप चिप, है ना? तो अगर विस्कोसिटी मीडियम की ज्यादा है, देखना आप ही जवाब दोगे। अगर मीडियम की विस्कोसिटी ज्यादा, अगर मीडियम की विस्कोसिटी ज्यादा तो इस मीडियम में आयंस का फ्लो ज्यादा होगा या कम? अगर आयंस का फ्लो होगा कम तो मोबिलिटी भी होगी, तो कंडक्टेंस भी होगा। मतलब कह सकता हूं अगर विस्कोसिटी होगी ज्यादा, विस्कोसिटी होगी तो कंडक्टेंस भी होगा कम। कंडक्टेंस क्या होगा? कम होगा। भावनाओं में मत बहो, विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है, नहीं बह पाओगे। नेक्स्ट फैक्टर है तापमान, टेम्परेचर। साथ साथ लिख रहे हो ना चालाकी से? बस, नहीं बड़ी चालाकी से लिखने की जरूरत नहीं है, चालाकी से लिखोगे तब भी काम चल जाएगा। टेम्परेचर की अगर अपन बात करें तो याद करो जब मैंने आपको कंडक्टर बताया था तो मैंने बोला था कंडक्टर दो टाइप के होते हैं, मेटेलिक कंडक्टर और आयनिक कंडक्टर। और मेटेलिक कंडक्टर में आपने ही मुझे बताया था कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा और कंडक्टेंस कम होगा। और मैंने कहा था कि आयनिक कंडक्टर में जस्ट ऑपोजिट होगा, पर रीजन नहीं दिया था। और मैंने कहा था मैं आगे बताऊंगा, यहां पर रीजन बताऊंगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर आयनिक कंडक्टर का जो कंडक्टेंस है
वो बढ़ता है। क्यों बढ़ता है समझना है इसको, साथ साथ लिखते रहना। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टेंस increases because on increasing temperature kinetic energy increases and all the forces of attraction in solution becomes weak. Hence, mobility of ions decreases. Sorry, mobility of ions increases. अच्छा इधर देखो, इसको समझ लो, बाद में लिखना। देखो अगर अपन बात करें फिजिक्स और केमिस्ट्री की, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को साथ साथ लेकर चल रहा हूं अभी मैं, ठीक है। फिजिक्स का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, केमिस्ट्री का भी हो जाएगा। अगर मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों साथ साथ लेकर चलूं तो एक चीज मुझे पता है, ये लिखने मत, लिखने की जरूरत नहीं है इसको। टेम्परेचर बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ये तो फिजिक्स में भी बढ़ेगी और केमिस्ट्री में भी बढ़ेगी। ये बात समझ में आती है? अब अगर टेम्परेचर बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मतलब मैं कह सकता हूं आयंस के बीच में कोलिजन ज्यादा होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो मैं कह सकता हूं फिजिक्स में भी जो चार्ज कैरियर्स होंगे उनके बीच में भी क्या होगा, कोलिजन ज्यादा होगा। मतलब कह सकता हूं कोलिजन होगा ज्यादा। अगर कोलिजन होगा ज्यादा तो रेजिस्टेंस भी होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि कैटायन को कैथोड पे जाना है, एनायन को एनोड पर जाना है। तो अगर ये फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे और आपस में कोलिजन करने लग जाएंगे तो क्या ये कंडक्ट कर पाएंगे? अगर ये कंडक्ट नहीं कर पाएंगे मतलब कह सकता हूं रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा, और कंडक्टेंस होगा कम। ये तो फिजिक्स में भी होता है और केमिस्ट्री में भी होता है, और इसलिए आप फिजिक्स में बोलते हो कि टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टेंस क्या होता है, कम होता है, और रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। और केमिस्ट्री में और भी फैक्टर्स यहां पर वर्क करते हैं। क्या क्या फैक्टर्स वर्क करते हैं सुनना ध्यान से। टेम्परेचर वाले फैक्टर से ऊपर अपन ने 3 फैक्टर पढ़े, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाऊंगा तो इंटर आयनिक इंटरेक्शन जो होगा वो वीक हो जाएगा। अगर इंटर आयनिक इंटरेक्शन वीक हो गया मतलब कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो इंटर आयनिक इंटरेक्शन के कारण कंडक्टेंस बढ़ रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, टेम्परेचर मैं बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाऊंगा तो सॉल्वेशन और हाइड्रेशन बढ़ेगा या घटेगा? घट जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये जो पार्टिकल्स एसोसिएट हुए हैं आयन के साथ ये सारे भाग जाएंगे, और अगर एक बार भाग गए तो ये आयन हल्की या बल्कि, अगर हल्की हो जाएगा तो फ्लो ज्यादा, फ्लो ज्यादा तो कंडक्टेंस ज्यादा, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर हाइड्रेशन के कारण कंडक्टेंस बढ़ रहा है। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मीडियम जो होगा उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी। अगर विस्कोसिटी कम हो जाएगी मतलब विस्कोसिटी के कारण भी कंडक्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब टेम्परेचर जब बढ़ा रहे हैं अपन तो ये तीनों फैक्टर क्या कर रहे हैं, कंडक्टेंस को बढ़ा रहे हैं, और काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही है, कंडक्टेंस को कम कर रही है। तो केमिस्ट्री में नेट इफेक्ट जो नजर आता है वो कंडक्टेंस बढ़ता हुआ नजर आता है। ये तीनों फैक्टर फिजिक्स में नहीं मिलेंगे आपको। बात समझ में आ रही है? ये तीनों फैक्टर कहां पर वर्क करेंगे, केमिस्ट्री में वर्क करेंगे। क्लियर है बात सभी को? तो अगर मैं यहां पर देखूं
3 तीर ऊपर है, 1 तीर नीचे है, तो नेट 2 तीर ऊपर आ रहे हैं। मतलब मैं कह सकता हूं टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टेंस बढ़ेगा केमिस्ट्री में। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है सभी को? नेक्स्ट फैक्टर है पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। मुझे एक बात बताओ, पोलैरिटी के बारे में कौन सी टर्म अपन को बताती है? अगर मैं सॉल्वेंट के पोलैरिटी की बात करूं तो पोलैरिटी के बारे में इंफॉर्मेशन कौन देता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और याद करो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको रटा पड़ा है, कितना होता है? मुझे एक बात बताइए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? वैल्यू तो रटी पड़ी है आपको, इसका मतलब क्या होता है? हाँ, आराम से बोलो। हाँ, बिल्कुल सही बोल रही हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है ना, वो सॉल्वेंट की वो प्रॉपर्टी होती है जिससे सॉल्वेंट इलेक्ट्रोलाइट को कितना तोड़ रहा है। ठीक है, अगर किसी सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा ज्यादा, तो सॉल्वेंट की ज्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ने की। इसलिए आयनिक इक्विलिब्रियम में आपने जब भी सॉल्वेंट की स्टडी करी थी तो हमेशा सॉल्वेंट जो लिया था वो वाटर लिया था, क्योंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है, उसकी ज्यादा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रोलाइट्स को ब्रेक करने की। ये बात समझ में आ रही है? मतलब मैं कह सकता हूं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा मतलब पोलैरिटी ज्यादा। और मुझे पता है वाटर क्या होता है? पोलर होता है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं अगर पोलैरिटी होगी ज्यादा तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होगा ज्यादा। और अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ेगा भी ज्यादा, मतलब इसका आयनाइजेशन भी होगा ज्यादा, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगा। और आयंस के केस में अपन डिसोसिएशन को क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा ज्यादा तो कंडक्टेंस भी होगा ज्यादा। नेक्स्ट फैक्टर है डाइल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत ज्यादा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। गर्मी नहीं लग रही क्या? तो ये बंद क्यों कर रखा है? किसको ठंड लग रही है तो बोलो यार। इसको यार याद करो, आप लोगों ने 1.25 लाख दे रखे हैं। अभी तो 1.5 घंटा पढ़ना है यार, इतने पसीना आने लग गए। डाइल्यूशन की बात करें अपन, देखो इधर। डाइल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद अपन क्या करेंगे? कितना टेम्परेचर कर रखा है? अरे 16 बोला नहीं, 24 कर रखा है ना। तो इसका कर दो आप 23 कर दो, और उसको भी ऑन कर दो, इसको 22 कर दो। हाँ, 16 हो गया ना ये, तो सब जम जाएगा। तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। इधर देखो डाइल्यूशन। डाइल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइल्यूशन के बाद अपन पता है क्या करेंगे? ये सारे फैक्टर्स खत्म हो जाएंगे, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। और वो ग्राफ तभी प्लॉट कर पाएंगे जब अपन डाइल्यूशन फैक्टर अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, अब जैसे ही अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे ना, तो वहां पर एक चीज अपन को समझ में आएगी। उस चीज के कारण एक केमिस्ट थे जिसने एक लॉ दिया था, कोलरॉश लॉ। कोलरॉश को अपना लॉ देने की क्यों जरूरत पड़ी, उसका रीजन आपको मिलेगा इस डाइल्यूशन वाले फैक्टर में। और इस टॉपिक के बाद अपन को कोलरॉश लॉ ही पढ़ना है। मतलब ये सारे जितने भी सब टॉपिक्स है ना, ये सारे कनेक्टेड है।
इसको ध्यान से समझना। अगर डाइल्यूशन की बात करें तो डाइल्यूशन का इफेक्ट अपन 3 जगह देखेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे डाइल्यूशन का इफेक्ट कंडक्टेंस पर। मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगा के बताना, थोड़ा सा दिमाग। कंडक्टेंस की अगर मैं बात करूं तो डाइल्यूशन करने पर कंडक्टेंस बढ़ेगा, डाइल्यूशन करने पर कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब ये बढ़ेगा कैसे और कहां कहां, ये अपन को देखना है। इलेक्ट्रोलाइट भी 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी कंडक्टेंस बढ़ेगा और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी कंडक्टेंस बढ़ेगा, पर किसके कारण बढ़ेगा ये अपन को देखना है, यहां पर रीजन देखना है अपन को। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, मुझे एक बात बताओ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? मतलब कह सकता हूं अल्फा इज नियरली इक्वल टू 100%। ये बात समझ में आती है? अब सुनना ध्यान से। एक कंटेनर लिया, कंटेनर में मैंने 1 लीटर पानी डाला और इसमें 1 मोल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, HCl मान लो, ठीक है। इसको अच्छे से हिलाऊंगा और क्या बनाऊंगा, सोल्यूशन बनाऊंगा। ये जो सोल्यूशन बना है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन बना है। मुझे एक बात बताओ, HCl इस सोल्यूशन में पूरा टूटा हुआ होगा? ये बात समझ में आती है? अब अगर HCl पूरा टूटा हुआ होगा, HCl के 1 मोल में जितने भी आयन होंगे वो सारे के सारे सोल्यूशन में आ चुके होंगे। और अगर सारे के सारे आयन सोल्यूशन में आ चुके होंगे, मतलब मैं कह सकता हूं सोल्यूशन में आयन ज्यादा या कम? अगर ज्यादा होगा आयन तो ज्यादा आयन के कारण फ्लो भी होगा, अगर फ्लो होगा ज्यादा तो कंडक्टेंस भी होगा ज्यादा, तो मैं कह सकता हूं यहां पर कंडक्टिंग पावर भी होगी। पर क्या ये अपन को पढ़ना था? अपन को तो क्या पढ़ना है, डाइल्यूशन का इफेक्ट देखना है। ये तो अपन ने क्या देखा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंडक्टेंस ज्यादा होता है। अपन को क्या करना है, डाइल्यूशन का इफेक्ट देखना है। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, फर्दर एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। तो ये जो सॉल्यूशन मैंने बनाया है इसका तो कंडक्टेंस पहले से ही क्या है, ज्यादा है। अब अपन को क्या करना है, डाइल्यूशन का इफेक्ट देखना है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो सोल्यूशन अपन ने बनाया, 1 मोलर सोल्यूशन बनाया, 1 मोल HCl डाला 1 लीटर पानी में, तो 1 मोलर जो सोल्यूशन बना है इसका कंडक्टेंस पहले से ही क्या है, ज्यादा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, फर्दर सॉल्वेंट इसमें क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। तो मुझे एक बात बताओ, आपको पता है कंडक्टेंस तो बढ़ेगा डाइल्यूशन के कारण, क्यों बढ़ेगा? बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। फर्दर अगर सॉल्वेंट का एडिशन करूंगा तो आयंस के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर आयंस के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा मतलब इंटर आयनिक इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, कम। अगर इंटर आयनिक इंटरेक्शन होगा कम तो फ्लो होगा ज्यादा, कंडक्टेंस भी होगा। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? हाँ, सो व्हाट, तो आयंस तो उतने ही है, कंसंट्रेशन अलग चीज होती है, नंबर ऑफ आयंस अलग चीज होते हैं। सोल्यूशन में अभी भी उतने ही आयन तो हैं। एक सेकेंड, हाँ 100 आयन है, अब 100 आयन कहीं भी हो, बल्कि कंसंट्रेशन कम होगा ना, कंडक्टेंस बढ़ेगा। बोलो बोलो बोलो, सोचो सोचो सोचो। आप पता है कंफ्यूज हो रहे हो, यहां पर जो कंडक्टेंस होता है ना, कंडक्टिविटी कंडक्टेंस, इन सबकी अलग अलग डेफिनेशन है, सबकी अलग अलग डेफिनेशन है। कापा किस बात पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। 1 ml सोल्यूशन के कारण कंडक्टेंस। कंडक्टेंस की बात करें वो नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है। मोलर कंडक्टेंस किस बात पे डिपेंड करता है, 1 मोल पे डिपेंड करता है। अब भले ही 1 मोल को किसी में भी डालो, 1000 ml में डालो, 1000 लीटर में डालो, कहीं भी डालो, वो किस पे डिपेंड करता है, वो 1 मोल पे डिपेंड करता है। अब भले वॉल्यूम कुछ भी हो, है ना? हाँ क्या कह रहे थे? ये कब कहते थे, बता दिया मैंने। अरे नंबर ऑफ आयंस की तो वहां पर बात ही नहीं करी थी अपन ने। नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस तो डेफिनेटली बढ़ेगा, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बताया था। वहां पर तो ये बोला ही नहीं मैंने, ऐसी तो बात ही नहीं करी मैंने। वहां पर तो सिंपल सा मैंने बोला था कि अगर इंटर आयनिक इंटरेक्शन आयंस के बीच का होगा ज्यादा तो फ्लो होगा, तो कंडक्टेंस भी होगा कम, बस इतना ही तो बोला था मैंने वहां पर।
वहां पर बस इतना ही बोला था, पर उससे पहले एक चीज बोली थी, सबसे डोमिनेटिंग फैक्टर होगा नंबर ऑफ आयंस। अगर आयंस होंगे ज्यादा तो कंडक्टेंस भी होगा ज्यादा। ठीक है ना? तो मैं क्या बता रहा था? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंडक्टेंस तो बढ़ेगा, पर किस रीजन के कारण बढ़ेगा? क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन आयंस बढ़ रहा है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं डाइल्यूशन के कारण, डाइल्यूशन करेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन आयंस, डिस्टेंस बिटवीन आयंस क्या होगा? बढ़ेगा। डिस्टेंस बिटवीन आयंस बढ़ेगा तो आई 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 कम होगा, तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब अगर अपन बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट की, हम्म, हाँ, हम्म, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इसको लेकर, है ना? अपन बात कर रहे हैं जो डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे, उन रीजन की बात करें, डायरेक्टली जो अफेक्ट करेंगे, है ना? बिल्कुल सही बात है, डिस्टेंस दूर दूर हो जाएगा तो वो आपस में इंटरेक्ट कम कर पाएंगे, इंटरेक्ट कम कर पाएंगे तो कोलिजन कम होगा, है ना? अच्छा, नेक्स्ट अगर अपन यहां पर बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट की, वीक इलेक्ट्रोलाइट, मुझे एक बात बताओ, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है? अल्फा लेस देन, मतलब मैं कह सकता हूं अल्फा जो होगा वो 100% से कम होगा या बहुत कम होगा? मतलब मैं कह सकता हूं अल्फा इज वेरी 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 लेस देन, बस 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 100%। ये बात समझ में आती है? ठीक है, अब मुझे एक चीज समझनी है कि डाइल्यूशन करने पर, डाइल्यूशन करने पर वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी कंडक्टेंस तो बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, आपका बहुत पसंदीदार चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम, वहां पर एक केमिस्ट से ओस्टवाल्ड, उन्होंने बोला था कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट को आप जितना डाइल्यूट करोगे वो उतना टूटेगा, और वो जितना टूटेगा मतलब सॉल्यूशन में उतने आयंस आएंगे, और अगर सॉल्यूशन में आयंस आ रहे हैं मतलब कह सकते हैं कंडक्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? डोमिनेटिंग फैक्टर, क्योंकि सॉल्यूशन में आयंस ही क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। यहां पर आयंस नहीं बढ़ रहे थे, यहां पर तो डिस्टेंस बढ़ रहा था, पर यहां पर क्या हो रहा है? आयंस ही बढ़ रहे हैं, तो ड्रास्टिक चेंज नजर आएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो मैं यहां पर कह सकता हूं डाइल्यूशन बढ़ाने पर, अच्छा यार वो याद है अल्फा का फॉर्मूला पता है? मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, I-1/n-1। वाह 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 वाह, डिसोसिएटेड मोल्स अपॉन इनिशियल मोल्स टेकन, उसकी भी बात नहीं कर रहा हूं टमाटर। मैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के अल्फा की बात कर रहा हूं। अल्फा का फॉर्मूला होता है √K/C। पता नहीं आंडू पांडू फॉर्मूले बता रहे हो अल्फा के। अभी अगर कोई और मैं पूछ लेता या थोड़ी देर रुक जाता तो एक और अल्फा का फॉर्मूला आ जाता, पर ये जरूर नहीं आता। अरे अरे फॉर्मूला याद नहीं है क्या? बहुत आसान तरीके से इसको याद कर सकते हैं। सुनो एक मिनट, अमिताभ बच्चन एक शो कर रहे हैं, पता है ना? कौन बनेगा करोड़पति, बहुत सालों से कर रहे हैं वो, है ना? अब क्या हो गया, 2-3 साल से क्या हो गया, अमिताभ बच्चन जी कह रहे हैं कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता केबीसी में, अगर आपका केबीसी में सिलेक्शन नहीं होता है, फिर भी आप घर पे बैठकर भी केबीसी खेल सकते हो। ऐसा सुना है कहीं? वो सोनी लिव ऐप में प्ले अलोंग करके कुछ होता है ना? तो वो कह रहे हैं कि घर पे बैठ के भी आप क्या कर सकते हो? केबीसी खेल सकते हो। अल्फा मतलब अमिताभ बच्चन, ए से ए मिलाओ, अल्फा अमिताभ बच्चन। क्या कह रहे हैं? घर पे, ये घर है, घर पे खेलो, KBC, K/C।
अब मुझे एक बात बता दो, अगर डाइल्यूशन करूंगा तो कंसंट्रेशन क्या होगा, कम, अल्फा बढ़ेगा। यही बताई थी ऑस्टवर्ल्ड ने। ठीक है, तो मैं यहां पर कह सकता हूं डाइल्यूशन बढ़ेगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा तो मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ आयंस, अबे घोंचू बढ़ेगा। अगर डिसोसिएशन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोलाइट टूट रहा है, तो आयंस बढ़ेंगे। अगर आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक और फैक्टर यहां पर वर्क करेगा। किसी ने मुझे बताया था सर डाइल्यूशन के कारण डिस्टेंस भी तो बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल बढ़ेगा। डाइल्यूशन करेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन आयंस भी तो बढ़ जाएगा। अब अगर डिस्टेंस बिटवीन आयंस बढ़ेगा तो इंटरआयनिक इंटरेक्शन कम, इंटरआयनिक इंटरेक्शन कम मतलब कंडक्टेंस ज्यादा। ठीक है, तो आप हाँ कह सकते हो ऐसे भी। पर अगर मैं डोमिनेटिंग फैक्टर की बात करूं, ये डोमिनेटिंग फैक्टर है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ रहा है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, डाइल्यूशन बढ़ाने पर डिस्टेंस बिटवीन आयंस बढ़ रहा है। आई 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 कम हो रहा है, कंडक्टेंस बढ़ रहा है। अब अगर मेरे से कोई क्वेश्चन पूछ ले कि डाइल्यूशन का मेन इफेक्ट अपन कहां पर देखेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, यहां पर ड्रास्टिक चेंज नजर आएगा। ऑल्दो पहले से ही यहां पर वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंडक्टेंस कम होता है, पर डाइल्यूशन के कारण यहां पर नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, ड्रास्टिकली बढ़ेगा कंडक्टेंस, पर यहां पर पहले से ही ज्यादा होता है, स्लाइट चेंज नजर आएगा। ये बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट अपन यहां पर बात करेंगे कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी पर कौन सा असर देखा जाएगा और कैसा देखा जाएगा? तो अगर मैं बात करूं डाइल्यूशन की, तो डाइल्यूशन करने पर कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। कंजक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। ऑन डाइल्यूशन बिकॉज ऑन डाइल्यूशन number of ions present in unit volume solution of an electrolyte decreases. हाँ, कंडक्टिविटी अच्छा, हाँ ये बी होगा। सही बात बोलिए, बी होना चाहिए। तीन फैक्टर देखना अपन को, है ना। कंडक्टिविटी, इसको समझो एक बार, इसको समझना। मान लो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है, अभी अपन ने HCl का सॉल्यूशन बनाया था, कंटेनर लिया था और 1 मोलर HCl का सॉल्यूशन बनाया था। 1 मोलर का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना, 1 लीटर, और HCl कितना ले लिया अपन ने, 1 मोल। ठीक है, अब मैंने क्या बनाया, 1 मोलर HCl का सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, सॉल्यूशन बनाया मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे आयंस HCl के, H प्लस भी होगा, Cl माइनस भी होगा। अब मुझे यहां पर क्या निकालना है, कंडक्टिविटी निकालना है। और कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, हाँ 1 ml सॉल्यूशन के कारण जो कंडक्टेंस आता है उसे कंडक्टिविटी बोलते हैं, कापा बोलते हैं। अब ये तो क्या है, 1 लीटर सॉल्यूशन है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, एक मग्गा लिया, मग, मग लोटा जो भी है ना, उसका वॉल्यूम कितना है, 1 ml है। अब मैंने क्या करा, इसको भर दिया इसमें से, तो इसमें कितना वॉल्यूम होगा, 1 ml।
अब मैं कह सकता हूं इस 1 ml सोल्यूशन में कुछ ना कुछ तो आयंस होंगे। अब उन आयन के कारण यहां पर कंडक्टेंस आएगा, उन आयन के कारण यहां पर कंडक्टेंस आएगा। तो यहां पर 1 ml के कारण जो कंडक्टेंस होगा उसे ही तो कापा बोलते हैं, है ना। मतलब कुछ ना कुछ कापा तो आ रहा होगा, कुछ कापा आ रहा है इसका, है ना। अपन को कौन सा फैक्टर पढ़ना है, डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का इफेक्ट देखना है। अब मैंने क्या करा, इस सोल्यूशन को मैंने क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। डाइल्यूट कैसे करूंगा, फर्दर एडिशन ऑफ सॉल्वेंट करके। तो सॉल्वेंट यहां पर मैंने वाटर लिया था, 1 लीटर और वाटर डाल दिया, कितना लीटर हो गया, 2 लीटर। अच्छे से इसको क्या कराया, हिलाया, और क्या बनाया, सोल्यूशन बनाया। ये बात समझ में आ रही है। अब सुनना ध्यान से, मोल तो अभी भी कितने होंगे, 1 मोल ही होंगे, पर वॉल्यूम कितना हो गया, 2 लीटर। अब मुझे क्या निकालना है, कापा निकालना है। कापा निकालने के लिए क्या करेंगे, वापस से इसमें से 1 ml लेना पड़ेगा सोल्यूशन। तो मैंने एक दूसरा मग्गा लिया, लोटा, मग, जो भी, 1 ml वाला ही वॉल्यूम है इसमें, है ना। मैंने वापस से इसमें से यूं करके 1 ml इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन इसमें भर दिया। मुझे एक चीज समझ में आती है कि इस 1 ml सोल्यूशन में कुछ ना कुछ तो आयंस होंगे, और उन आयन के कारण कुछ ना कुछ तो कंडक्टेंस होगा। अब जो भी कंडक्टेंस होगा, जो भी कंडक्टेंस आएगा यहां पर, वही क्या कहलाएगा, कापा कहलाएगा। क्योंकि कापा क्या होता है, 1 ml के कारण कंडक्टेंस। एक बात मुझे बताओ, यहां पर नंबर ऑफ आयंस इसके रिस्पेक्ट में कम होंगे। अगर आयंस होंगे कम, तो 1 ml में जो कंडक्टेंस निकल कर आएगा वो भी होगा। मतलब मैं कह सकता हूं डाइल्यूशन के कारण कापा कम हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है सभी को। किसको डाउट है तो बोलो। एक डाउट आएगा, सर अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट हुआ तो डाइल्यूशन के कारण नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे। ये तो आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, नंबर ऑफ आयंस तो उतने ही है। पर अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया और डाइल्यूट करा तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे। तो सर कैसे कह सकते हो कापा कम होगा। डाउट समझ में आ रहा है ना। हाँ, अब सुनो, ये मैं टार दूं। देखो सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मान लो मैंने यहां पर एक बोतल ली, है ना, और इसमें मैंने क्या भर दिया, इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन भर दिया। और इलेक्ट्रोलाइट जो भरा यहां पर वो वीक इलेक्ट्रोलाइट भरा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। और मैंने यहां पर वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन बना दिया 100 ml सॉल्यूशन। कितना ml सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन बना दिया वीक इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है। मतलब मैं कह सकता हूं अभी मैंने सॉल्यूशन बनाया है, मतलब मैं बात कर रहा हूं बिफोर डाइल्यूशन की। जो बातें हो रही हैं वो कब हो रही हैं, बिफोर डाइल्यूशन की बातें हो रही हैं। मतलब मैं कह सकता हूं इन 100 ml सॉल्यूशन, ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, यहां पर कुछ ना कुछ तो आयंस होंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के कारण भी। वीक इलेक्ट्रोलाइट भले ही कम टूटेगा, पर टूटेगा तो सही, आयंस भी होंगे। तो मैंने मान लिया 100 ml सॉल्यूशन में 50 लाख आयन है। कितने, 50 लाख आयन। 1 10 100 1000 हाँ 50 लाख हो गए। मैंने कहा इकट्ठे एक साथ नहीं देखे ना कभी, तो गिनने पड़ते हैं। कितने आयन है, 50 लाख आयन है। मतलब 100 ml सोल्यूशन में 50 लाख आयन मौजूद है, ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ, 50 लाख आयन के कारण जो कंडक्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा। अरे भाई कंडक्टेंस ही कहलाएगा, कंडक्टेंस ही तो कहलाएगा। 50 लाख आयन के कारण जो कंडक्टेंस होगा उसे कंडक्टेंस बोलेंगे, नई चीज तो बोलेंगे नहीं, है ना। पर एक बात मुझे बताओ, अगर मैं बात करूं 1 ml सोल्यूशन की, तो 1 ml सोल्यूशन में कितने आयन होंगे, 50,000 आयन होंगे। 1 10 100 1000 10,000, हाँ 50,000 आयन होंगे। ये भी मैंने इकट्ठे नहीं देखे, गिनने पड़ते हैं कभी कभार, है ना। मुझे एक बात बताओ, 1 ml सोल्यूशन में कितने आयन होंगे, 50,000 आयन होंगे। तो एक बात मुझे बता दो, 50,000 आयन के कारण जो कंडक्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, कापा कहलाएगा। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात सभी को। अब मैंने क्या करा, इस सोल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया। डाइल्यूट कैसे करा, 100 ml पानी और डाल दिया, तो टोटल कितना हो गया, 200 ml हो गया। मतलब ये कितना हो गया, 200 ml हो गया। तो मैं कह सकता हूं आफ्टर डाइल्यूशन
आफ्टर डाइल्यूशन इन 200 ml solution, इन 200 ml solution, वीक इलेक्ट्रोलाइट था, डाइल्यूशन करूंगा, आयंस बढ़ेंगे या घटेंगे? बढ़ेंगे। कितने बढ़ा दूं? हैं? दिमाग में आ रहा होगा सर 1 करोड़ कर दो। 1 करोड़ नहीं होंगे, 60 लाख आयन। दिमाग में आएगा सर 1 करोड़ क्यों नहीं हुए? दिमाग में ये आएगा सर आपने वॉल्यूम डबल करी तो आयंस भी डबल होने चाहिए, पर ऐसा नहीं होगा। एविडेंस दूंगा मैं आपको, ध्यान से सुनना। ओस्टवाल्ड ने एक चीज बोली थी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का 100% डिसोसिएशन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जाके होगा। अब मान लो यहां पर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है और 100 ml में मान लो थोड़ी देर के लिए टूटा 5%। कितना टूटा? 5% टूटा। तो मैंने कह दिया ये 5% टूटा पड़ा है। अब आप कह रहे हो सर 100 ml पानी डालोगे मतलब टोटल 200 ml करोगे तो यहां पर 1 करोड़ आयन लिखो। अगर 1 करोड़ आयन लिख देता हूं तो ये टूट जाएगा 10%। और अगर आप ऐसे वॉल्यूम डबल करते करते डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को डबल कर रहे हो तो पता चला ये 1-1.5 लीटर में ही 100% आ गया। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं? ये पता चला 1-2 लीटर में ही 100% पहुंच गया। पर ओस्टवाल्ड ने क्या बोला था? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जाके 100% होगा ये। मतलब ये ऐसे तो डबल नहीं होगा। हाँ बढ़ेगा तो सही, पर डबल नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो मैंने मान लिया कि 200 ml में कितना आयन है? 60 लाख आयन है। तो आप मुझे बताओ 60 लाख आयन के कारण जो कंडक्टेंस होगा उसे क्या बोलूंगा? कंडक्टेंस बोलूंगा। पर मैं अगर बात करूं 1 ml सोल्यूशन की तो आप मुझे बताओ 1 ml सोल्यूशन में कितने आयन होंगे? हैं? 30,000 होंगे। घोंचू 60,000 नहीं होंगे, 30,000 होंगे। अरे 200 से डिवाइड करेंगे, 30,000 आयन होंगे। और 30,000 आयन के कारण जो कंडक्टेंस होगा उसे क्या बोलेंगे? कापा बोलेंगे। तो एक बात मुझे बता दो कि जीवन बड़ा या G2? हाँ क्या बड़ा? G2 बड़ा है, जीवन क्या है? छोटा है। क्योंकि आयन्स होंगे ज्यादा तो कंडक्टेंस भी होगा। पर अगर मैं पूछूं आपसे K1 बड़ा या K2, तो आप बोलोगे सर K1 बड़ा है और K2 क्या है? छोटा है। तो डाइल्यूशन करने पर जो कापा होता है वो देखो कम हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है? वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी समझा दिया मैंने। नेक्स्ट अगर अपन यहां पर बात करें थर्ड, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की। डाइल्यूशन का इफेक्ट ही देखना है तो मैं कह सकता हूं डाइल्यूशन बढ़ाने पर मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होते हैं? बढ़ते हैं। ये क्या होते हैं? बढ़ते हैं। बिकॉज ऑन डाइल्यूशन, बिकॉज ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, because on dilution volume of solution containing 1 mole or 1 gram equivalent of an electrolyte increases। इधर देखो एक बार, डाइल्यूशन बढ़ाने पर मोलर कंडक्टेंस भी बढ़ेगा और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। डाइल्यूशन के अपन को 3 जगह इफेक्ट देखने थे। एक अपन ने देखा कंडक्टेंस पर, दूसरा अपन ने देखा कंडक्टिविटी पर, और तीसरा अपन देखेंगे मोलर कंडक्टेंस और मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पर। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं डाइल्यूशन बढ़ाने पर, डाइल्यूशन बढ़ाने पर मोलर कंडक्टेंस भी बढ़ेगा और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? याद करो एक जनरल फॉर्मूला लिखवाया था मोलर कंडक्टेंस का। मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है कापा इंटू वी, और वी को ही अपन ने क्या सब्स्टिट्यूट करके लिखा था? 1000/m, यही लिखा था। अब आप मुझे बताओ अगर मैं डाइल्यूशन करूंगा मतलब वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं। क्या बढ़ा रहा हूं? वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं। आप कहोगे सर डाइल्यूशन बढ़ाने पर कापा भी तो कम होगा। हाँ होगा, पर एक बात मुझे बताओ, जिस प्रपोर्शन से वॉल्यूम बढ़ाऊंगा क्या उस प्रपोर्शन से कापा कम होगा? बिल्कुल नहीं होगा। और अभी एग्जाम्पल से समझा था अपन ने। ये बात समझ में आ रही है? मतलब मैं कह सकता हूं जिस प्रपोर्शन से
उनको तो कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर भी ठीक है, फटाफट कॉपी करो आप। हाँ, तो अगर अपन डाइल्यूशन कर रहे हैं तो मैं कह सकता हूं जिस प्रपोर्शन से मैंने डाइल्यूशन करा, जिस प्रपोर्शन से मैंने वॉल्यूम बढ़ाया, उस प्रपोर्शन से कापा डिक्रीज नहीं होगा, इसलिए मोलर कंडक्टेंस भी बढ़ेगा और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। और अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो देखो ना, 3 तीर ऊपर हैं, 1 तीर नीचे है, नेट 2 तीर ऊपर नजर आएंगे आपको। मतलब अपन कह सकते हैं मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, ये मिटा दूंगा मैं, फटाफट लिखो इसको। ये लिख लिया। ये मिटा दूं। अब यहां पर अपन को देखना है ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल में डायरेक्टली एक ग्राफ दे रखा है पर उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा। ग्राफ बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड कंसंट्रेशन, ग्राफ बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड कंसंट्रेशन। इधर सुनो, मुझे एक बात बताओ, अगर अपन ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं मोलर कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन के बीच में, तो मोलर कंडक्टेंस वर्सेस कंसंट्रेशन लिखते हैं तो अपन कह सकते हैं वर्सेस से पहले वाली टर्म y पर, वर्सेस के बाद वाली टर्म x पर। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं अलोंग x एक्सिस मूव करता हूं तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। और अगर मैं इसके ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करता हूं तो कंसंट्रेशन घटेगा। अगर कंसंट्रेशन घट रहा है तो मुझे बताओ डाइल्यूशन बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। मतलब कह सकता हूं इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डाइल्यूशन क्या होगा, बढ़ेगा। तो मुझे एक बात बताओ, ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, कंसंट्रेशन यहां पर कितना होगा, तो डाइल्यूशन कितना होगा, मैक्सिमम कितना, इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला पॉइंट है ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, यहां पर अपन को ग्राफ प्लॉट करना है और किसका प्लॉट करना है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का भी प्लॉट करना है और वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी प्लॉट करना है। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, सबसे पहले अपन प्लॉट करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है, मान लो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अपन ने ले लिया KCl। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में भी KCl का ही ग्राफ प्लॉट करा गया है, तो अपन KCl की ही बात करेंगे। अब KCl का अपन ने क्या करा, सबसे पहले तो सोल्यूशन बनाया। तो एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में मैंने 1 मोल KCl डाल दिया और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना कर दिया, 1 लीटर। यहां पर मैंने सॉल्वेंट क्या डाला, वाटर। तो मैं कह सकता हूं यहां पर KCl का जो कंसंट्रेशन है वो कितना हो जाएगा, 1 मोलर, 1 लीटर में 1 मोल KCl। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, KCl क्या था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था मतलब मैं कह सकता हूं इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100%। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% मतलब मैं कह सकता हूं सोल्यूशन में आयंस ज्यादा होंगे या कम, अगर आयंस होंगे ज्यादा तो ज्यादा आयंस के कारण फ्लो भी होगा, तो कंडक्टेंस भी होगा, मतलब मोलर कंडक्टेंस भी होगा ज्यादा, क्योंकि यहां पर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। बोल सकता हूं यहां से जो भी कंडक्टेंस आएगा वो मोलर कंडक्टेंस के बराबर होगा, क्योंकि मोल कितना डाला मैंने, 1 मोल डाला। मतलब मैं कह सकता हूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर, कंसंट्रेशन कितना रखा, 1 मोलर, मोलर कंडक्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। ये बात समझ में आ रही है, तो मोलर कंडक्टेंस क्या है, ज्यादा है। आहा पर्टिकुलर कंसंट्रेशन है, मोलर कंडक्टेंस ज्यादा है। ये बात समझ में आ रही है। बात किसकी कर रहे हैं अपन, यहां पर KCl की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे यहां पर ग्राफ की स्टडी करनी है। अब ग्राफ को प्लॉट करने के यहां पर 2 तरीके हैं। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ये जो ग्राफ बनाया गया था ये एक्सपेरिमेंट की मदद से बनाया गया था। ऐसे नहीं बनाया गया था कि अपने पास पहले से एक इक्वेशन थी और इक्वेशन की मदद से अपन ने ग्राफ प्लॉट करा, नहीं, ऐसे नहीं करा था।
अपन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा और एक्सपेरिमेंट की मदद से अपन ने ग्राफ प्लॉट करा था। ठीक है, अब ग्राफ को प्लॉट करने के दो तरीके हैं। या तो मैं क्या करूं, कंसंट्रेशन बढ़ाऊं, या मैं कंसंट्रेशन क्या करूं, डिक्रीज करूं। कंसंट्रेशन डिक्रीज करने का मतलब डाइल्यूशन इंक्रीज करूं। ठीक है, अब दिक्कत पता है क्या है, कंसंट्रेशन इंक्रीज करने में एक बड़ी दिक्कत है। दिक्कत क्या है, अपन ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं मोलर कंडक्टेंस का। ठीक है, यहां पर जो मैंने सोल्यूशन बनाया इसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है और वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर। ठीक है, अब अगर मैं कंसंट्रेशन इंक्रीज करूंगा तो कंसंट्रेशन इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है, मोल बढ़ाना, इलेक्ट्रोलाइट के मोल बढ़ाना। अभी कितना है, 1 मोल, एक और डालूंगा तो कितना हो जाएंगे, 2 मोल। तो अब 2 मोल के कारण कंडक्टेंस आएगा, पर 2 मोल के कारण जो कंडक्टेंस आएगा क्या वो मोलर कंडक्टेंस कहलाएगा, नहीं। मोलर कंडक्टेंस के लिए अलग से मुझे एक और बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तब जाके यहां पर एक पॉइंट आएगा। फिर जैसे ही मैं एक और मोल डालूंगा तो टोटल हो जाएंगे 3 मोल। 3 मोल के कारण जो कंडक्टेंस आएगा क्या मोलर कंडक्टेंस कहलाएगा, नहीं। इस कंडक्टेंस को मुझे मोलर कंडक्टेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर जाके पॉइंट प्लॉट करूंगा। तो समझ में आ रहा है कि एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करनी पड़ रही है मुझे, ये बात समझ में आ रही है। हाँ, कंसंट्रेशन बढ़ाकर अपन ग्राफ तो प्लॉट कर सकते हैं, पर मोर कैलकुलेटिव हो जाएगा। डाइल्यूशन में एक फायदा है, डाइल्यूशन में पता है फायदा क्या है, पानी डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, सोल्यूशन में हमेशा 1 मोल ही रहेगा। सोल्यूशन में हमेशा क्या रहेगा, 1 मोल ही रहेगा। और अगर सोल्यूशन में 1 मोल है तो जो भी कंडक्टेंस आएगा वो हमेशा मोलर कंडक्टेंस के बराबर होगा, क्योंकि मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, 1 मोल के कारण कंडक्टेंस। ये बात समझ में आ रही है। तो मैं क्या करूं पानी मिलाऊं, है ना। अब जैसे आप लोग भीड़ में बैठे हो ना, वैसे ही उस टाइम सभी केमिस्ट ऐसे भीड़ में बैठे हुए थे। सभी केमिस्ट जमाने में भीड़ में बैठे हुए थे। ठीक है, अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता कैसी आंडू पांडू बातें कर रहे हो। अरे बिल्कुल भीड़ में बैठे थे। क्यों बैठे हुए थे, मुझे एक बात बताओ, इस ग्राफ का कुछ नाम है क्या। अगर एक केमिस्ट ने दिया होता, 2 केमिस्ट ने दिया होता, 3 केमिस्ट ने दिया होता तो नाम होता। इस ग्राफ के ना तो आगे कुछ नाम है ना पीछे कुछ नाम है, मतलब ग्राफ, मतलब इसको बनाने में बहुत सारे केमिस्ट का खून पसीना लगा हुआ है, और हाथ भी लगा होगा, क्योंकि बिना हाथ के तो ग्राफ बनेगा नहीं। बिना हाथ के ग्राफ कैसे बनेगा, है ना। तो ये चीज समझ में आ रही है कि जैसे आप ग्रुप में बैठे हो ना, वैसे ग्रुप में केमिस्ट ने इस ग्राफ को प्लॉट करा था। अब उन्होंने क्या बोला था, जैसे आपने बोला ना कि पानी डालो, तो उन्होंने भी क्या कहा, पानी डालो। पानी डाला, एक पॉइंट और आ गया। आहा, मुझे एक बात बताओ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करूंगा तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा या घटेगा, बोलो ना, बढ़ेगा। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ड्रास्टिक चेंज नजर आएगा या स्लाइट चेंज नजर आएगा, स्लाइट चेंज नजर आया। देखो ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब क्या करूं, एक और पॉइंट लाना है, और पानी डालो, और पानी डाला तो बोतलें सबकी खाली हो गई। अब सबको मजा आ रहा था कि यार पानी डालते ही पॉइंट आ रहा है, पानी डालते ही क्या आ रहा है, पॉइंट आ रहा है। तो फिर बोला और पानी डालो, अब और पानी डाला तो टंकियां खाली हो गई बिल्डिंग की। अब क्या करूं, और पानी डाले तो अगल बगल बिल्डिंग की भी टंकियां खाली हो गई, एक और पॉइंट आ गया। अब पीछे एक केमिस्ट बैठा हुआ था पेट पकड़कर, मेरा रात भर से पेट खराब है, मेरे लिए थोड़ा सा बचा देना, मैं धोऊंगा कैसे अपने हाथ। पर उसकी बात कोई सुन ही नहीं रहा था, कोई नहीं सुन रहा था। सबको क्या करना था, पानी डालना था। अब पानी खत्म हो गया, पानी क्या हो गया, पर अभी भी केमिस्ट की जिज्ञासा खत्म नहीं। वो चाहते हैं कि और पानी डालने पर और पॉइंट निकालें, पर क्या निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। पर एक चीज अपन को समझ में आती है कि अपने जैसे घोंचू हर जगह मौजूद होते हैं, कहीं भी चले जाओ हर जगह मिलेंगे। तो उस ग्रुप में एक घोंचू केमिस्ट था अपने जैसा, खड़ा हुआ, उसने बोला क्यों ना अपन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट करें इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। सब हक्का बक्का रह गए, क्या बोल दिया इसने। 3-4 केमिस्ट को तो गुस्सा आ गया,
मना कर रखा है घोंचुओं को मत बुलाया करो सभा में, फिर भी बुला देते हो। एक केमिस्ट उठकर बोला, पता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब पता भी है जो बोल रहे हो? इस कमरे को पानी से भर दो तब भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं होगा, इस पूरे फ्लोर को पानी से भर दो तब भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं होगा, इस पूरी बिल्डिंग को पानी से भर दो तब भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं होगा, इस पूरे शहर को पानी से भर दो तब भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं होगा। तो इतना पानी लाओगे कहां से? और जो पीछे बैठा था वो निकल गया अपना पेट और लोटा लेकर ये तो भाई दुनिया का पानी खत्म करना ही है। अब क्या कर सकते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन? नहीं कर सकते। तो उस घोंचू ने पता है क्या करा? स्केल लिया करके ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी और इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। यहां तक तो था ही, स्केल लिया और यूं खींच दिया। मुझे एक बात बताओ, सही करा है गलत? बिल्कुल सही करा है। याद करो जब 5th क्लास में ग्राफ बनाना सिखाया गया होगा आपको, तो एक पॉइंट बोला गया होगा एक्स्ट्रापोलेशन। पता नहीं कौन से स्कूल से आपकी स्कूलिंग हुई है, एक पॉइंट बोला गया होगा एक्स्ट्रापोलेशन। एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन को आप थोड़ा सा आगे और पीछे खिसका सकते हो। तो स्ट्रेट लाइन को अपन थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, और बिल्कुल सही करा गया है। तो आप खुद देखो कि इनफाइनाइट डाइल्यूट नहीं करा, पर फिर भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट कर लिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। और ये पॉइंट कहलाएगा मोलर कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस की बात करें, तो ये पॉइंट आया कैसे था? एक्स्ट्रापोलेशन की मदद से। किसकी मदद से आया था? बोलो ना, एक और बार बोलो, किसकी मदद से आया था? अब बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की। ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में बात करें तो मान लो मैंने एसिटिक एसिड का सोल्यूशन बना दिया, और सोल्यूशन कितना बनाया? 1 मोलर। अब आपको पता है सोल्यूशन कैसे बनाते हैं, है ना? पता है ना कैसे बनाते हैं, है ना? 1 लीटर पानी, 1 मोल एसिटिक एसिड, अच्छे से हिलाया और क्या बनाया? सोल्यूशन बनाया। ठीक है, अब ये सोल्यूशन बन गया। मुझे एक बात बताओ, एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा ज्यादा या कम? अगर टूटेगा कम तो सोल्यूशन में आयंस होंगे, अगर आयंस होंगे कम तो आप मुझे बताओ कम आयंस के कारण कंडक्टेंस भी आएगा, कम आएगा कंडक्टेंस, मतलब मोलर कंडक्टेंस भी कम होगा, क्योंकि यहां पर कितने मोल हैं? 1 मोल। मतलब जो कंडक्टेंस होगा वही क्या होगा? मोलर कंडक्टेंस होगा। तो ये कम आया, किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या आया? कम आया। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब क्या करें? और पॉइंट ऑब्टेन करने के लिए क्या करें? पानी डालें तो डालो, पानी डाला और डाला और आया और डाला और डालते गए, आता गया। मुझे एक बात बताओ, वीक इलेक्ट्रोलाइट था, ड्रास्टिक चेंज नजर आ रहा है। और अब आपको पता है ड्रास्टिक चेंज क्यों आ रहा है? क्योंकि पानी डालते डालते नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं। और मैंने आपको बताया था डाइल्यूशन का मेन इफेक्ट आप देखोगे वीक इलेक्ट्रोलाइट पर। ये बात समझ में आ रही है? तो मुझे एक बात बताओ, क्या इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन बना सकते हैं? नहीं, इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन तो नहीं बना सकते। तो मुझे एक बात बताओ, क्या स्केल से इसको यूं यूं कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये पॉइंट यहां कट करेगा, यहां कट करेगा या कहां कट करेगा। स्ट्रेट लाइन को थोड़ा आगे पीछे कर सकते हो, पर किसी कर्व को आगे पीछे नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर नहीं कैलकुलेट कर सकते, और इसको कैलकुलेट करने का तरीका बताया था कोलरॉश ने। इसलिए अपन कोलरॉश लॉ पढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है? समझ में आ गया कि नेक्स्ट कोलरॉश लॉ पढ़ना है। वो लॉ पढ़ना क्यों है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में अपन मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकाल रहे हैं, किसकी मदद से? एक्स्ट्रापोलेशन की मदद से। पर क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। ये बात समझ में आती है? यहां पर एक्स्ट्रापोलेट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये क्या है? एक कर्व है।
फटाफट कॉपी करो, बोलो क्या। यहाँ कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो। कंसंट्रेशन जीरो, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है N/V। ये जीरो कब होगा, जब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। साथ साथ लिखते रहना हम। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या अपन मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कैलकुलेट कर सकते हैं, बोलो ना। ऑनलाइन से पूछा। और इसको कैलकुलेट करने का तरीका किसने बताया था, कोलरॉश ने। गर्मी नहीं लग रही। हाँ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ गिवन सॉल्वेंट ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सारा लिख दिया। अच्छा, अब इधर देखो, इधर देखो एक बार। इसको एक बार समझ लो। स्ट्रेट लाइन अपन को कहां पर मिल रही थी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। और मैंने आपको बताया था ये जो कर्व ड्रॉ करा गया था ये एक्सपेरिमेंट की मदद से करा गया था और कर्व की मदद से इक्वेशन लिखी गई थी। अब स्ट्रेट लाइन यहां पर अपन को ऑब्टेन हो रही है तो आसानी से इस लाइन को देखकर अपन इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, सुनना ध्यान से। वाई पर कौन है, मोलर कंडक्टेंस,
तो y की जगह क्या रख देंगे, मोलर कंडक्टेंस। मुझे पता है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो y की जगह क्या आ जाएगा, मोलर कंडक्टेंस, x की जगह क्या आ जाएगा, अंडर रूट c। इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब आप मुझे बताओ स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो पॉजिटिव या नेगेटिव, स्ट्रेट लाइन गिर रही है मतलब स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। इक्वेशन बन गई मोलर कंडक्टेंस वाई पर अंडर रूट सी, एक्स पर एक्स के साथ वाली टर्म स्लोप होगी और स्लोप को यहां पर बोल दिया माइनस बी, तो ये हो जाएगा एम। और इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं सी से, और ये कितना हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये इक्वेशन लिखी थी डी बाय हकल ऑनसेगर ने, इसलिए इनके सम्मान में इस इक्वेशन को नाम दे दिया गया डी बाय हकल ऑनसेगर इक्वेशन। एक सूचना मैं आपको दे देता हूं, ये एक केमिस्ट का नाम नहीं है। आप सोचो कि इसमें इसके मम्मी का भी नाम होगा, पापा का भी नाम होगा, टमाटर का भी नाम होगा, नहीं, ये ग्रुप ऑफ केमिस्ट का नाम है। ये बात समझ में आ रही है। और ये जो बी है इसको क्या बोला गया, डी बाय हकल ऑनसेगर कांस्टेंट। अब बी के बारे में डिस्क्रिप्शन आपके मॉड्यूल में नहीं गिवन है, पर बी के बारे में डिस्क्रिप्शन आपके एनसीईआरटी में गिवन है। बी होता क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ गिवन सॉल्वेंट all electrolytes of same type have same value of B। मतलब अगर सेम टाइप के इलेक्ट्रोलाइट हैं तो उनके B की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अब सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है इसको समझना। मान लो इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, तो आप मुझे बताओ इसको ब्रेक कैसे करूंगा, Na प्लस और Cl माइनस में। तो आप मुझे बताओ यहां पर कैटायन पे कितना चार्ज है, +1, एनायन पे कितना चार्ज है, -1। मतलब टाइप हो जाएगा 1:1, टाइप क्या हो जाएगा, 1:1 टाइप हो जाएगा। ठीक है। अब अगर बात करूं KCl की, तो ये टोटेगा कैसे, K प्लस और Cl माइनस में। कैटाइन पे चार्ज कितना 1, एनाइन पे चार्ज कितना 1, ये भी हो जाएगा 1:1 टाइप। मतलब टाइप क्या है, सेम है, मतलब B की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। B की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अब अगर बात करूं CaCl2 की, ये टूटेगा कैसे, Ca+2 और Cl माइनस। भाई दो Cl होंगे पर एनायन कौन होगा, Cl होगा, Cl माइनस। कैटायन पे चार्ज कितना, +2, एनायन पे कितना, -1। तो ये हो जाएगा 2:1। इसको ब्रेक करूं तो ये हो जाएगा Mg+2 और Cl माइनस, कैटायन पे चार्ज 2, एनायन पे 1, टाइप सेम। B की वैल्यू होगी इन दोनों के लिए सेम। ये ब्रेक कैसे होगा, Ca+2 और SO4 -2, कैटायन पे चार्ज 2, एनायन पे चार्ज 2। अगर बात करूं MgSO4 की, तो यहां पर कैटायन पे चार्ज 2, एनायन पे चार्ज -2, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 2:2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, लड्डू। मत लिख देना गलती से भी, है ना। आपको पता होना चाहिए कि आपका और मैथ्स का जो नाता है वो बिल्कुल सन्नाटा है। तो यहां पर मैथमेटिक्स लगाने की कोशिश मत करना और इसको 1:1 मत कर देना, वरना आप पता है क्या बोलोगे, सर ये चारों सेम टाइप के इलेक्ट्रोलाइट है तो इनके बी की वैल्यू सेम होगी। नहीं, इसको सॉल्व मत करना फर्दर, ये 2:2 ही रहने देना। यहां पर इन दोनों का बी क्या होगा, सेम होगा। फटाफट कॉपी करो। ऑनसैगर की स्पेलिंग है ONSAGAR। लिख लिया। ग्राफ मिटा रहा हूं मैं।
हेडिंग डालेंगे कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। अब समझ में आता होगा कोलरॉश को अपना लॉ देने की जरूरत क्यों पड़ी। क्यों देने की जरूरत पड़ी? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में अपन मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट कर पा रहे थे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर एक्स्ट्रापोलेशन की मदद से, पर वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अपन ये नहीं कैलकुलेट कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां पर जो कर्व बन रहा था वो स्ट्रेट लाइन नहीं थी। ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करने का तरीका बताया था कोलरॉश ने। तो अगर मेरे से कोई पूछ ले कि कोलरॉश लॉ एप्लीकेबल कहां होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा, स्ट्रॉन्ग के लिए भी और वीक के लिए भी। वैलिड फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कोलरॉश कौन रहे होंगे? साइंटिस्ट या केमिस्ट रहे होंगे, है ना? तो मुझे एक बात बताइए, देसी या विदेशी? विदेशी होंगे, क्योंकि अगर देशी होते तो चुन्नू मुन्नू पप्पू राजू चीकू नाम होता, है ना? ये भी इनका जो नाम है ना, ये पेट नेम है। इनका पूरा नाम पता है क्या है? फ्रेडरिक विलहेल्म जॉर्ग कोलरॉश। और ये हैंडसम साइंटिस्ट हुआ करते थे अपने जमाने के। विकिपीडिया में लिखा हुआ है, ही वॉज अ वेरी हैंडसम साइंटिस्ट। पता नहीं क्यों लिख रखा है, समझ में नहीं है ना? इसका स्टेटमेंट लिखो, फटाफट लिखो फटाफट। आपका टेस्ट कब है? 1 तारीख को है। सिलेबस अभी से पूछ रहे हैं? नहीं, अभी नहीं बताऊंगा। क्या सबने बता दिया? मैं तो आराम से बताऊंगा। क्यों जरूरी है? 3 ही चैप्टर आए, पूरी फिजिकली भी तो आ सकती है। सॉलिड और सरफेस का एक बार भी टेस्ट नहीं हुआ ना, तो वो तो आएगी ही आएगी, और इलेक्ट्रो भी खत्म हो जाएगी, है ना? ये 3 तो आएंगे आएंगे, तैयारी करके रखो। आपके सॉलिड और सरफेस के रेस के सोल्यूशन लग गए होंगे, लग गया ना? हाँ, इसमें लिखना है स्टेटमेंट। आराम से लिखो, कोई जल्दी नहीं है। हाँ, at infinite dilution comma, at infinite dilution comma, at infinite dilution comma, when dissociation is completed, at infinite dilution comma, when dissociation is completed, each ion makes a definite contribution, at infinite dilution comma, when dissociation is completed, each ion, when dissociation is completed, each ion makes a definite contribution, each ion makes a definite contribution towards, each ion makes a definite contribution towards equivalent conductance of an electrolyte, each ion makes a definite contribution towards equivalent conductance of an electrolyte, irrespective to the nature of, each ion makes a definite contribution towards equivalent conductance of an electrolyte, each ion makes a definite contribution towards equivalent conductance of an electrolyte, irrespective to the nature of, irrespective to the nature of other ion, irrespective to the nature of other ion, at infinite dilution comma,
When dissociation is completed, each ion makes a definite contribution towards equivalent conductance of an electrolyte irrespective to the nature of other ion. ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होगा, अब सुनना ध्यान से। कोलरॉश ने क्या करा, मान लो 4 इलेक्ट्रोलाइट लिए, KCl, NaCl, HCl और CH3COOH। मुझे एक चीज समझ में आती है, तीनों क्या है स्ट्रॉन्ग, ये क्या है वीक, है ना। अब अगर स्ट्रॉन्ग भी ले रहा हूं वीक भी ले रहा हूं, मतलब कोलरॉश लॉ जो एप्लीकेबल होगा वो दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। अब मैंने क्या करा, इन चारों के अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाए और इनका मैंने अमाउंट कितना लिया, 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया। कितना लिया, 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, अगर KCl टूटेगा तो कैसे टूटेगा, K प्लस और Cl माइनस में, NaCl टूटेगा तो HCl टूटेगा तो एसिटिक एसिड टूटेगा तो H प्लस और CH3COO माइनस में टूटेगा। ठीक है, मतलब मैं कह सकता हूं जैसे ये सोल्यूशन में जाएंगे ये क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। ठीक है, अब कोलरॉश ने क्या करा, इन चारों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को क्या कर दिया, इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दिया। क्या कर दिया, इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दिया। क्या प्रैक्टिकली इनफाइनाइट डाइल्यूट कर सकता है, नहीं कर सकता, मतलब जितना कर सकता था कर दिया। और फिर इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए उसने सोचा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये तीनों तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब ये तो पहले के से ही पूरे के पूरे टूट चुके होंगे। अब अगर ये पहले से ही पूरे के पूरे टूट चुके हैं, मतलब मैं कह सकता हूं कैटायन का अमाउंट कितना होगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, और एनायन का भी अमाउंट कितना होगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, क्योंकि कंप्लीट डिसोसिएशन हो चुका है। ये बात समझ में आती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया होगा। तो इनफाइनाइट डाइल्यूट भी कर दूंगा तब भी क्या होगा, कंप्लीट डिसोसिएशन रहेगा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को इनफाइनाइट डाइल्यूट करता हूं तो कैटायन और एनायन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, हाँ कितना बढ़ेगा, बहुत कितना बढ़ता है, इनफाइनाइट बढ़ जाएगा। अगर इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दूंगा मतलब कैटायन और एनायन के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर डिस्टेंस इनके बीच का इनफाइनाइट हो जाएगा मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम, कितना होता है, 0 हो जाएगा। याद करो इलेक्ट्रोस्टैट्स आपने पढ़ रखा है और वहां पर फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था आपने, K(Q1 Q2) अपॉन R²। R क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं अगर उनके बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट तो फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब मैं कह सकता हूं अगर मैं इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को इनफाइनाइट डाइल्यूट करता हूं तो इसका मतलब यह है कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, इनफाइनाइट, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब यह है कि Cl माइनस के कारण जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगा KCl में, Cl माइनस के कारण जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगा NaCl में, और Cl माइनस के कारण जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगा HCl में, वो सेम होगा। और इस बात पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा कि ये Cl माइनस आयंस किसके साथ जुड़े हैं। क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दिया, इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब मैं कह सकता हूं ये जो कैटायन है ये इनके इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को अफेक्ट नहीं करेंगे। ये बात समझ में आ रही है, मतलब मैं कह सकता हूं यहां तीनों से जो Cl माइनस का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। और इस बात पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा कि ये Cl माइनस किससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि कैटायंस जो हैं ये इनके कंडक्टेंस को अफेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट। अगर पास पास होते तो अट्रैक्शन होता, अट्रैक्शन होता तो ये फ्रीली फ्लो कर पाते, नहीं कर पाते। अब अगर इनके बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0, मतलब मैं कह सकता हूं जैसे ये कंडक्शन करना चाहते हैं वैसा ही तो करेंगे। अब ये Cl माइनस यहां पर रहे, यहां पर रहे या यहां पर रहे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर तीनों से वैल्यू जो आएगी वो सेम आएगी और इस बात पर डिपेंड नहीं करेगी ये किसके साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं वीक इलेक्ट्रोलाइट की, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर तो ये भी पूरा टूट चुका होगा, और अगर पूरा टूट चुका होगा तो इनके बीच का डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। मतलब मैं यहां पर भी कह सकता हूं कि H प्लस के कारण जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आएगा HCl से, H प्लस के कारण जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आएगा CH3COOH से, ये सेम होगा। और इस बात पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा कि ये H प्लस किसके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इनका डिस्टेंस इनफाइनाइट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0।
ये बात समझ में आ रही है? अब ये H+ यहां हो या यहां हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर मेरे से कोई बोल दे किसी इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस निकालना है या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है, ये किसके बराबर हो जाएगा? इसके कैटायन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस प्लस एनायन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? और स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, सुनो इधर, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन डिसोसिएशन इज कंप्लीटेड, each ion makes a definite contribution towards equivalent conductance of an electrolyte irrespective to the nature of other ion. Each ion makes a definite contribution towards equivalent conductance of an electrolyte irrespective to the nature of other ion. फर्क नहीं पड़ता है किसके साथ जुड़े हुए हैं। ये बात समझ में आ रही है? इसका कंडक्टेंस इसका खुद का होगा, इसका कंडक्टेंस इसका खुद का होगा, और इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि ये किसके साथ जुड़े हुए हैं। ये बात समझ में आ रही है? ये सारी बात अपन कब करेंगे? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। क्लियर है? और करके एक और स्टेटमेंट लिखेंगे अपन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, equivalent conductance of an electrolyte at infinite dilution, equivalent conductance of an electrolyte is equal to equivalent conductance of an electrolyte at infinite dilution, equivalent conductance of an electrolyte is equal to sum of equivalent conductance is equal to sum of equivalent conductance of cation and anion is equal to sum of equivalent conductance of cation and anion of cation and anion at infinite dilution, of cation and anion at infinite dilution. इसको समझना, मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रोलाइट का जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगा वो किस बात पे डिपेंड करेगा? कैटायन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस प्लस एनायन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और इनका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि ये किसके साथ जुड़े हुए हैं। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ equivalent conductance of cation and anion at infinite dilution. ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? अब ये जो एक्सप्रेशन है ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के टर्म्स में लिखा गया है। कोलरॉश का जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के टर्म्स में लिखा गया था। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर बात करूं, IUPAC ने कुछ सालों बाद इस एक्सप्रेशन को, इस स्टेटमेंट को मोलर कंडक्टेंस में कन्वर्ट कर दिया, मोलर कंडक्टेंस के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। क्यों करा ऐसा? दिमाग में एक डाउट आएगा, सर IUPAC को क्या दर्द हो रहा था? इतना अच्छा खासा स्टेटमेंट दिया था, बिन फालतू मोलर कंडक्टेंस में क्यों कन्वर्ट करा? ये जो एक्सप्रेशन है ये कुछ कुछ, ज्यादा नहीं, कुछ कुछ इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, पर मोलर कंडक्टेंस के टर्म्स में एक्सप्रेशन की बात करें वो हर जगह एप्लीकेबल रहेगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए अपन को मोलर कंडक्टेंस वाला एक्सप्रेशन यूज करना है तो नोट डाल के पॉइंट लिखना, ये एक्सप्रेशन लिखना पहले फटाफट। नोट डाल के एक पॉइंट लिखेंगे। बोलूं? कोलरॉश, कोलरॉश, स्पेलिंग अपने अकॉर्डिंग मत लिखना। कोलरॉश ओरिजिनल स्टेटमेंट, कोलरॉश
original statement was written in terms of equivalent conductance. Kohlrausch original statement was written in terms of equivalent conductance. Kohlrausch original statement was written in terms of equivalent conductance. But according to IUPAC convention, it is written in terms of equivalent conductance. But according to IUPAC convention, now it is written in terms of molar conductance. Now it is written in terms of molar conductance. कॉपी करो इसको. अच्छा इधर देखो, बाद में लिखना. मोलर कंडक्टेंस के टर्म्स में एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? मोलर कंडक्टेंस देख लो एक बार. मोलर कंडक्टेंस at infinite dilution of an electrolyte is equal to m times molar conductance at infinite dilution of cation plus n times molar conductance at infinite dilution of anion. मतलब मैं कह सकता हूं इन दोनों एक्सप्रेशन में जो मेन डिफरेंस है वो किसका है? इन m और n का है. यहां पर आप कैटायन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और एनायन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या कर दो? सिंपली ऐड कर दो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर यहां पर आपको किसी एक पर्टिकुलर नंबर से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. बहुत बार एग्जामिनर क्या करता है कि आपको K2SO4 का पूछ लेता है कि मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर क्या होगा. 4 ऑप्शन दे देता है. कुछ ऑप्शन मोलर कंडक्टेंस के टर्म्स में होते हैं, कुछ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के टर्म्स में होते हैं. तो आपको वहां पर करेक्ट स्टेटमेंट पता करना होता है. तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में कभी भी यहां पर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होता है, मोलर कंडक्टेंस के टर्म्स में होता है. अब ये m और n क्या होते हैं? m होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैटायन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैटायन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट. n क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनायन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट. इसको और अच्छे से एग्जांपल से समझेंगे. मुझे एक बात बताओ, K2SO4 इलेक्ट्रोलाइट है, इसको ब्रेक कैसे करूंगा? बोलो ना. 2K प्लस SO4 -2. अब आप मुझे बताओ इलेक्ट्रोलाइट कितना लिया अपन ने? 1 मोल. तो कैटायन के कितने मोल मिले? 2 मोल. और एनायन के कितने मोल मिले? 1 मोल. तो अगर मैं इसका एक्सप्रेशन लिखूं तो आप मुझे बताओ एक्सप्रेशन में m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2. n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1. और एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ K2SO4 इज इक्वल टू m कितना? 2 टाइम्स मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ कैटायन कौन है? K प्लस 1 टाइम्स मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनायन. एनायन कौन है? SO4 -2. ये बात समझ में आ रही है? तो इतना समझ में आ रहा है तो इसका भी बताओ ना, इसको ब्रेक कैसे करूं? 2Al + 3 + 3SO4 -2. तो आप मुझे बताओ इलेक्ट्रोलाइट अगर मैंने 1 मोल लिया तो कैटायन के कितने मोल? एनायन के कितने मोल? तो आप मुझे बताओ m की वैल्यू कितनी हो गई? n की वैल्यू कितनी हो गई? तो अगर एक्सप्रेशन लिखूंगा तो लिखूंगा मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Al + 3 टाइम्स मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ SO4 -2. ये बात समझ में आ रही है? कॉपी करो इसको.
ठीक है, एक क्वेश्चन करें क्या? हाँ, इतने भी नहीं है, टाइम पे ही खत्म कराना है। संडे की बात ही मत करो बस। क्यों? कल लास्ट लेक्चर है क्या? ऐसे कैसे हो गया? हैं? हाँ ले जाओ, वेलकम। लिख लिया? क्वेश्चन लिख लो। हाँ मतलब आराम से लिख लो पहले आप। बस एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मोलर कंडक्टेंस के टर्म्स में आप सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखोगे, उसके अकॉर्डिंग आंसर निकालना। और अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का पूछ ले इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, तो आप क्या करोगे? मोलर कंडक्टेंस से आंसर निकाला, और याद करो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस का रिलेशन लिखवाया था, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू वैलेंसी फैक्टर। संडे को क्लास नहीं लूंगा, ऑनलाइन वाले टेंशन में आ गए। बोलूं?